हेलो, जी। आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? जी सर। ठीक ठीक, ओके। अब बोर्ड में नहीं यस दिखाई सर। देगा, आवाज जरूर सुनाई देगी आप लोगों को। ठीक है नहीं बच्चों? तो बच्चों, आप लोगों को समझना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगीजों के द्वारा अपनाई गई एक हिंद महासागर पर नियंत्रण करने की एक नीति थी। ये हिंद महासागर पर नियंत्रण करने पर, यानी समुद्र पर नियंत्रण करने पर वो समस्त व्यापार पर नियंत्रण कर सकते थे। अतः उन्होंने अपनी सामुद्र शक्ति को बढ़ाया। इसी को जो है ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहा जाता है। और इसी नीति के तहत एक उन्होंने कार्टेज आर्मडा नामक पत्र का निर्माण किया। ये प्रमाण पत्र होता था कि बिना एक काम ऐसा था, जब अन्य यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन नहीं हुआ, उसके पहले पुर्तगाली हिंद महासागर पर एकाधिकार करने वाली सबसे बड़ी शक्ति थे। यहाँ तक कि मुगल बादशाहों अकबर तक को इनसे जो है अधिकार पत्र लेना पड़ता था समुद्र में तीर्थ यात्रियों मक्का के लिए जाने के लिए। तो बच्चों, इसी को कहते हैं कार्टेज आर्मडा। कार्टेज आर्मडा एक प्रमाण पत्र होता था जो पुर्तगाली लोग व्यापारियों को देते थे। एक काफिला पद्धति भी थी इनकी, यानी कि व्यापार जो है काफिले में जाता था। वहां पर कुछ जहाज पुर्तगालियों के जाते थे, वो पुर्तगालियों के जहाज इनकी अन्य व्यापारियों के जहाजों की रक्षा करते थे। उस माल को जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचवाने का काम करते थे। इस प्रकार से सामान की कुशलता, व्यापार की कुशलता, उनकी युद्ध नीति आदि ने पुर्तगालियों को हिंद महासागर की शक्ति के रूप में उभार दिया। इस प्रकार से बच्चों ध्यान दें आप लोग, जब भारतीय व्यापार में पुर्तगालियों का योगदान क्या था, तो भारतीय इतिहास में पुर्तगाली ही पहले ऐसे व्यापारी थे जो परीक्षा की दृष्टि परीक्षा में आता है। जी, जैसे आप लोग नोट कर लें कि पुर्तगाली ही ऐसे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। तो इस बात को नोट कर लें कि प्रिंटिंग प्रेस को भारत में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो है पुर्तगाली ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले कौन यूरोपीय थे भारत में, तो वो भी पुर्तगाली थे। तो पुर्तगालियों के शासन काल में ही, के समय में ही भारत में सेंट जेवियर आए। सेंट जेवियर का आज भी चर्च जो है गिरजाघर गोवा में है। यानी गोवा जो है अल्बुकर्क के समय से, अल्बुकर्क ने ही बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को 1510 में छीन लिया था। अतः कूनो डी कुन्हा या नन्हा के समय जो है इन्हें कुन्हा कहा जाता, कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा कहा जाता है। इनके समय पर पहले पुर्तगालियों के, बच्चों ध्यान दें, पहले पुर्तगालियों की
का मुख्यालय या कारखाना जो स्थापित हुआ वो कोचीन में हुआ था, और कोचीन में ही इनका पहला मुख्यालय बना। लेकिन कोचीन के पश्चात लेकिन बच्चों कोचीन के पश्चात गोवा इनका मुख्यालय बना। तो पहला मुख्यालय कोचीन था, दूसरा मुख्यालय गोवा बना। अंत में अन्य यूरोपीय व्यापारियों के साथ प्रतिद्वंद्विता होने की वजह से पुर्तगाली जो है सामुद्रिक शक्ति में पिछड़ गए, और समुद्र शक्ति में पिछड़ने की वजह से इनके पास में सिर्फ जो है गोवा, दमन और दीव, इस तीन ही जो है बचे हुए थे। तो ध्यान दें, गोवा, दमन और दीव, ये तीन क्षेत्र बचे हुए थे जिन पर जो है अंत में ये अंत तक शासन करते रहे। 1961 में, क्योंकि आप लोगों को मालूम है उनके 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली हुई थी, अंग्रेजों से मुक्ति मिली हुई थी। लेकिन फिर भी दो यूरोपीय शक्तियां जो है भारत में डेरा डाले हुए थी। अंग्रेज लोग तो चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली जो कि गोवा, दमन द्वीप में अपनी बस्तियां बसाए हुए थे, और दूसरी फ्रांसीसी अपनी शक्ति को पांडिचेरी में फैलाए हुए थे। इनका स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने कार्रवाई करके इनको वहां से जो है हटाया। इस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात इन बस्तियों को आजाद कराया गया। 1961 में भारत सरकार ने कार्रवाई करके पुर्तगालियों को गोवा से हटाया। इसके पहले गोवा में पुर्तगालियों का आज भी गोवा जो में पुर्तगीज संस्कृति दिखाई देती है। बहुत से चेहरे पुर्तगीज जो दिखाई देते हैं, उनकी नस्लें यहाँ फैल चुकी हैं, और इन लोगों ने पुर्तगीज ही ऐसे लोग थे जिन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। मुगल शासकों से भी इनकी संघर्ष हुआ। मुगलों के शाहजहां के समय इन्होंने मुगलों के जहाजों को पकड़ लिया था, अतः शाहजहां ने पुर्तगीजों को दंड दिया। इस प्रकार से पुर्तगीज जो है भारत में प्रिंटिंग प्रेस, धर्म न्यायालय, आलू, तंबाकू, अनानास, काजू और बादाम भारत में लाए। आलू जो कि आज भारत की प्रत्येक सब्जी में प्रमुखता से खाद्य पदार्थ के रूप में सब्जियों का प्रमुख जो है राजा बन बैठा है, उसको लाने का, मध्य एशिया से लाने का श्रेय पुर्तगीजों को ही जाता है। तो ये पुर्तगीज थे, इनके बारे में आपको बता दिया है। अब देखिए बच्चों, अब आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंग्रेज और इसके बाद फ्रांसीसी। क्योंकि फ्रांसीसी ये सब क्या थी, व्यापारिक में थी, व्यापार बढ़ाने के लिए, और भारत में व्यापार के लिए चार चीजें आप लोग बताई थी जो महत्वपूर्ण था। वो क्या था? चार चीजें: वस्त्र, मसाले, खनिज संपदा और कुछ जानवरों के आयात निर्यात मांस के लिए होता था। तो प्राचीन समय से ही चल रहे थे। इस प्रकार से आप लोग बता दें कि क्योंकि पुर्तगीज हो चाहे ये कोई भी हो, लेकिन फ्रांसीसियों की 1664 में, तो बच्चों ध्यान दें, फ्रांसीसियों की कंपनी 1664 में, अंग्रेज कंपनी 1600 में, डच कंपनी 1602 और पुर्तगीज जो बनी थी वो जो है 1502 के आसपास बन गई थी। इस प्रकार से सबसे बाद में फ्रांसीसी आए और कर्नाटक के 3 युद्ध हुए।
कर्नाटक युद्ध, आंग्ल कर्नाटक। फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध और थर्ड युद्ध। तो बच्चों, कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए थे। इसको आप लोग नोट कर लें, परीक्षा की दृष्टि से आता है कि कर्नाटक युद्ध जो है किन यूरोपीय शक्तियों के बीच में लड़े गए। तो कर्नाटक युद्ध, और एक चीज और आप लोगों ध्यान दें कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगीजों को हरा दिया था। ध्यान दें बच्चों, बेदरा का युद्ध और बांडियाबाद का युद्ध, ये दो युद्ध महत्वपूर्ण है। बेदरा के युद्ध में पुर्तगीजों का दमन हुआ और बांडियाबाद के युद्ध में यानी कर्नाटक के तीसरे युद्ध में, कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध और कर्नाटक का तीसरा युद्ध, तीनों युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में लड़े गए। क्योंकि अंग्रेज कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक क्या थी, सरकारी कंपनी, जिसका जो है फ्रांस की सरकार का उस समय लुई 14वां जो है शासक था, उसका वित्त मंत्री था कोलबर्ट। लुई 14वां के शासनकाल में 1664 में एक सरकारी कंपनी बनी और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का उसे अधिकार मिला। इस प्रकार से फ्रांसीसियों ने अपनी जो है सरकार के नियंत्रण में कार्य करने की वजह से उस प्रकार से अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए। और जब जो है बच्चों, परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक का युद्ध किनके बीच लड़ा गया और प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण, इसके पश्चात हम आप लोगों को फिर अंग्रेजों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो पहले आप लोग ये समझ लें कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध का उत्तराधिकार का युद्ध बच्चों, इसमें आप लोगों को एक चीज समझना है कि कर्नाटक के 3 युद्धों में कर्नाटक का नवाब की गद्दी के अधिकार का प्रश्न था और हैदराबाद के नवाब की गद्दी का प्रश्न भी था। तो मैंने तीनों युद्धों में कर्नाटक के युद्ध इसलिए कहा जाता है कि कर्नाटक में लड़े गए, और तीनों युद्धों में कर्नाटक के नवाब की गद्दी इसमें सम्मिलित थी। अतः कि किसको जो है दोस्त मोहम्मद को, चंदा साहब को, अनवरुद्दीन को, मुजफ्फर जंग को, नासिर जंग को अलग अलग पक्ष कर लिए। फ्रांसीसियों ने अपने जो है मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को अपना पक्ष दिया, बकाया का पक्ष जो है नासिर जंग का पक्ष अंग्रेजों ने दिया। इस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां और भारतीय शक्तियां जो है कर्नाटक और हैदराबाद के नवाबों के पद के लिए लड़ती गई। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थेरेसा के उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया, जो यूरोप में लड़ा गया। उसी का विस्तार जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध था। मैरिया थेरेसा जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उनके उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया था। तो बच्चों, मैरिया थेरेसा आप लोग याद कर लें। ये जो है परीक्षा में बिल्कुल छपे हुए प्रश्न आते हैं, इनको आप लोग ध्यान दें
मेरिया थेरेसा क्या थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, इसको नोट कर लें आप लोग, दिमाग में बैठा लें कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध उत्तराधिकार, जो यूरोप में उत्तराधिकार का प्रश्न लड़ा गया। यूरोप की कुछ शक्तियां जो है एक पक्ष में थी, कुछ शक्तियां दूसरे पक्ष में थी, कुछ शक्तियां मेरिया थेरेसा को ऑस्ट्रिया के राजकुमारी के पद पर बैठाना चाहते थे, और कुछ जो है राजा के पद पर बैठाना चाहते थे, जबकि कुछ यूरोपीय शक्तियां उन्हें उस पद पर नहीं बैठाना चाहती थी। तो उनको मेरिया थेरेसा को राजा बनाने के लिए, राज सिंहासन दिलाने के लिए जो युद्ध हुआ, उसी युद्ध का विस्तार भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, जिसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहा जाता है। दूसरा युद्ध कर्नाटक का युद्ध हुआ, जिसमें कर्नाटक के नवाब चंदा साहब और हैदराबाद के नवाब नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच गद्दी का लड़ाई के बीच में बंटवारा था। जबकि कर्नाटक में चंदा साहब और अनवरुद्दीन दोस्त मोहम्मद का दामाद था। दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात जो है कर्नाटक में चंदा साहब थे, और चंदा तो कर्नाटक की गद्दी के लिए दो लोग लड़ रहे थे, अनवरुद्दीन और चंदा साहब, जबकि हैदराबाद की गद्दी के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहे थे। तो बच्चों ये बात ध्यान दें, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग हैदराबाद के नवाब की गद्दी के लिए, और दोस्त मोहम्मद और अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब की गद्दी के लिए लड़ रहे थे, जिसमें एक एक पक्ष का समर्थन जो है अंग्रेजों ने किया और एक पक्ष का समर्थन फ्रांसीसियों ने किया, आपस में लड़ गए। तो जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है उत्तराधिकार का युद्ध का विस्तार था, जहाँ एप्ला सापेर की संधि के द्वारा कर्नाटक उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ, और उसी के साथ में भारत में भी इन लोगों ने युद्ध समाप्त कर दिया था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ, और तीसरा युद्ध जो है दूसरा युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा हो गया था। तीसरा युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था, और कर्नाटक का तीसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध हुआ। कर्नाटक के तीसरे युद्ध का विस्तार यूरोप में 7 वर्षीय युद्धों का परिणाम था। तो तीसरा युद्ध यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध का परिणाम था, जो 7 वर्षों तक लड़ा गया। उसी का परिणाम भारत में फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच हुआ। बालियाबाग के युद्ध में बुरी तरीका से फ्रांसीसी हार गए। इस प्रकार से फ्रांस के समस्त क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और फ्रांस को सेना विहीन कर दिया गया। उन्हें सिर्फ व्यापारिक अधिकार रह गए। इस प्रकार से बालियाबाग के युद्ध के पश्चात यह निर्णय हो गया कि भारत प्रशासन, भारत पर जो है साम्राज्य प्रसार करने का, व्यापारिक अधिकार करने का एकमात्र अधिकारी अंग्रेज है। अब अंग्रेज देखिए, बच्चों ध्यान दें, 1600 में रानी एलिजाबेथ के समय कुछ व्यापारियों ने रानी से अनुरोध किया पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। अतः रानी एलिजाबेथ की सहमति से तो एक जो है कंपनी बनी, जिसका नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन और मर्चेंट इनटू द ईस्ट इंडीज। इस प्रकार से कंपनी बनी। और बच्चों ध्यान दें, द गवर्नर एंड कंपनी ध्यान दें बच्चों, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज।
के नाम से 1600 में एक कंपनी बनी जिसे अंग्रेज कंपनी कहते हैं। इस कंपनी ने व्यापार किया, बहुत मुनाफा कमाया, अतः इसकी प्रतिद्वंदी के रूप में कुछ समय पश्चात एक और कंपनी बनी जिसे न्यू कंपनी कहा गया। तो एक कंपनी हो गई द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके पश्चात 1680-88 के आसपास दूसरी कंपनी बनी जिसका नाम था न्यू कंपनी, और 1688 के आसपास दो और कंपनियां बन गई। 88 के पहले एक कंपनी बनी थी न्यू कंपनी, 1600 में बनी थी गवर्नर एंड कंपनी, और 1688 में दो कंपनी बनी। एक का नाम था साइमन कमिटी, और इस प्रकार से इन दोनों कंपनियों का कंपनी, और इस प्रकार से 1708 में सभी कंपनियों का विलय आपस में कर एक नाम कह दिया गया, क्या कह दिया गया नाम, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। अंत में इसका शॉर्टकट नाम कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बच्चों, इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले जो है पश्चिमी साम्राज्यों प्रचार प्रसार किया, क्योंकि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीमे धीमे करके इसने अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाती गई। बंगाल में फर्रुखसियर, शाहसुजा और आदि ने व्यापारिक अधिकार द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की 3000 वार्षिक पौंड के बदले में इन्हें मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी, जिसके पश्चात इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ा ली और ये दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। प्लासी के युद्ध में आप लोगों को बताया है कि क्या हुआ था, उसी का परिणाम प्लासी का युद्ध था। तो जब प्लासी के युद्ध के पश्चात इन्होंने जो है बंगाल को अपना कार्यालय बनाया। हालांकि जो है सेंट जॉर्ज एक मद्रास में किला बना हुआ था। मद्रास को जो है चंद्रनगर के राजा से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने लिया था। तो सेंट जॉर्ज जो है चंद्रनगर के राजा से लिया गया क्षेत्र था। मद्रास बनाया, एक किला बनाया गया। इसको जो है समस्त पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाहों का मुख्यालय बना दिया गया। प्रेसिडेंसी, पहली प्रेसिडेंसी का विलियम बनाई गई। जो है आयरकूट पहले जो है 1690 में सेंट विलियम फोर्ट कॉलेज बना बंगाल में। इस प्रकार से तो बंगाल जो है पूरे पूर्वी क्षेत्र का कार्यालय बना दिया गया। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी बच्चों, ध्यान दें। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। 1661 में चार्ल्स प्रथम का ब्याह पुर्तगाली राजकुमारी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम का ब्याह जो है कैथरीन की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दहेज में जो है पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दे दिया चार्ल्स को। चार्ल्स ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ वार्षिक टैक्स के रूप में दे दिया। इस प्रकार से बम्बई पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस 3 प्रेसिडेंसियों के ऊपर प्रमुख नियंत्रण बंगाल की प्रेसिडेंसी का था, जहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज 1690 में स्थापित हुआ था। इस प्रकार से अंग्रेज धीरे धीरे करके स्थापित होते गए और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी सिद्ध हुई। और मुगलों के पतन के पश्चात
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में तलवार और व्यापार दोनों के साथ व्यापार किया और सामुद्रिक शक्ति में कोई भी यूरोपीय शक्ति उसके मुकाबले नहीं टिक पाई। इसके साथ ही आज का टॉपिक समाप्त होता है बच्चों। अगले चैनल पर नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जो हमने बताया है महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग नोट कर लिया करें, लिख लिया करें। ये परीक्षा के कर्नाटक के 3 युद्ध ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों को जो है किन किन अधिकारियों ने किस किस सन में व्यापारिक अधिकार प्रमाण पत्र दिए, अंग्रेजों ने किन किन चीजों का उपयोग किया। प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के पश्चात ये सिद्ध हो गया कि भारत पर राज्य करने वाली शक्ति अंग्रेज ही है। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इसके पश्चात मुगल बादशाह 1857 की क्रांति के पश्चात ही जो है पेंशनर हो गए और इस प्रकार से भारत में ये सिद्ध हो गया कि अब अंग्रेज ही शासन कर सकते थे और धीमे धीमे करके भारतीय राजाओं, भारतीय नवाबों के आंतरिक मतभेदों में लॉर्ड विलियम बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, एक ने सहायक संधि, एक ने व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाकर, लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाकर भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में रखा और एक एक करके राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके पश्चात 1857 क्रांति के पश्चात कंपनी का राज्य समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में भारत का साम्राज्य आ गया। इस प्रकार से आज के टॉपिक यही, अगले टॉपिक पर भारत की स्वतंत्रता के संग्राम के संबंध में कुछ आपको बताया जाएगा। बच्चों आज का टॉपिक समाप्त होता है।